नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है 10th हाउस, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में उसके जो कर्म होते हैं, उसका जो भी काम हम लोग करते हैं, उसके अंदर हमको कितनी खुशी मिलेगी, कितना दुख मिलेगा। क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सूत्रज हैं कि किसको फेम मिलेगा, किसको बहुत बड़े ग्रुप्स मिलेंगे, किसको नाकामयाबी मिलेगी, कौन पूरे 16 संस्कार के साथ इस जीवन को जिएगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ऑलराउंडर्स होते हैं, वो कौन लोग बनेंगे। तो 10वां घर ना सिर्फ और सिर्फ आपका अपना प्रोफेशन नहीं है, आपके कर्म है। तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं मेडिकल इंडस्ट्री में, पर हो सकता है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म आपके 10वें घर से। तो बहुत स्पेसिफिक एक सीक्वेंस है प्रोफेशन देखने का। जैसे कि और गलतियां होती हैं। जैसे कि उस दिन मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट देखा और उस चार्ट के अंदर मेरे को ये समझ में आया कि ये मैनेजर्स का चार्ट, क्योंकि सूर्य बहुत प्रबल था। सूर्य दशांश के लगन में था। 10वां घर का मालिक दशांश के नवांश के लियो के अंदर जा रहा था। और जुपिटर का नहीं कनेक्शन था। तो मेरे को लगा शायद ये ना बैंक मैनेजर या स्ट्रैटेजिस्ट टाइप का चार्ट है। ये बैंक मैनेजर हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल मैनेजर हो सकते हैं। और बैंक टिपिकली नहीं बना था, फाइनेंस मैनेजर बन रहे थे। और 10th हाउस में एग्जॉल्टेड मून था। तो मैंने बोला कि क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं। तो बोला नहीं, फूड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं एक कंट्री के लिए। क्योंकि मून था वहां पे। सही, आप अगर एक भी डिटेल मिस करोगे ना, और आज की डेट के अंदर जब इतना ज़्यादा स्कोप है, एक ऐसे ऐसे प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको सोचना पड़ता है। तो ठीक है, काम मैनेजर का है, बेसिकली लोगों को मैनेज करने का काम है। फाइनेंस समझ में आया कि देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट फूड फाइनेंस मैनेजमेंट और सारे प्लान्स लगभग लगभग एग्जॉल्टेड हैं, पावरफुल हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी कंट्री का मैनेज कर रहे हैं। कि वो एक कंट्री के लिए बताते हैं कि आपको यहाँ से खरीदना है, यहाँ से नहीं खरीदना है। तो कई बार ना आपको चार्ट के अंदर जो माइनर डिटेल्स हैं, मेरे को जैसे एक और चार्ट याद है जिसके अंदर सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है। तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन हमेशा इंडस्ट्रीज बनाते हैं अगर टेक्निकल साइंस में। अब ये समझ में आया कि वो लोग ना कुछ कार का कोई स्पेयर पार्ट, किसी भी व्हीकल का स्पेयर पार्ट, बिकॉज 4th हाउस लिंक्ड है। एक और श्लोक में बोलता हूँ कि अगर 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड मिल जाए, 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड मिल जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, 10th के साथ कहीं मिल जाए, प्रोफेशन में मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति गाड़ी चलाने का काम करता है। वो फेरारी चलाएगा, कोई रोबोट्स चलाएगा, या फिर एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर होगा। डिपेंड कि प्लांट कितना पावरफुल है। तो ना आप देखिए, कोई भी जो प्रोफेशन है ना, एक फरारी F1 रेसर का जो चार्ट होगा उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, और एक नॉर्मल जो ओला उबर कैब चला रहे होंगे उनके चार्ट में भी कॉम्बिनेशन मिलेगा। पर ये फर्क ये है कि कोई किसी का प्लांट एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, किसी का प्लांट एक्सट्रीमली वीक है। इसलिए कोई भी जो ग्रह होता है ना, उसको बली होना, ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ग्रह ताकतवर नहीं है तो वो जो अपना इफेक्ट है ना, बहुत ही लोअर स्केल पे, और कई बार तो सिर्फ सपनों तक में, कि आप इंसान सिर्फ सोचता रहता है कि मैं ऐसी गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, प्रोफेशन में मेरे को ये मिलेगा। वो सिर्फ सपनों तक सीमित रहता है। इसको बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कि ग्रह के अंदर अगर ताकत है मैनिफेस्ट कर देगा वो अपनी दशा के अंदर। अगर नहीं है तो फिर आपको रेमेडीज के थ्रू, रेमेडीज बेसिकली यही तो काम करते हैं कि आपके उस ग्रह को अलाइन कर रही होती है, ताकत दे रही होती है, ताकि आपको वो ग्रह रिजल्ट दे पाए। तो उनके चार्ट में जब ये था, दशांश के लगन में मंगल शनि है, पाइसिस के साइन में है, तो मैंने बोला कि आप गाड़ी का कौन सा स्पेयर पार्ट बनाते हो। तो उन्होंने नहीं, हम गाड़ी का स्पेयर पार्ट नहीं, हम गाड़ी का परफ्यूम्स बनाते हैं। क्योंकि वहाँ पर 10th हाउस में मून मरकरी था दशांश के। मून मरकरी फ्लावर्स बनते हैं। मैं ये कॉम्बिनेशन इग्नोर कर गया या नहीं उस टाइम पे मैंने पकड़ा, क्योंकि आप जब देख लेते हैं तो आप आपने लगन देख रहे हैं, नवाज देख रहे हैं, दशांश देख रहे हैं, सब मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप एक साथ देख रहे होते हैं। तो अच्छा, फूल भूल गए उसके अंदर आप, तो उसकी वजह से आपको ये गलती आएगी। तो जब हम देख रहे होते हैं ना, डिपेंड करता है कि आपका कॉन्शियस लेवल कितना ज़्यादा एनलाइटेंड है। आप जितना फोकस होके चार्ट को कॉन्शियसली देखते हैं,
हर एक चीज को देखते हैं, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। उसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचते हैं कि अच्छा, इस प्रकार का कोई काम ये व्यक्ति कर सकता है। अब एक जो क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा कि नाइन्थ को फादर लेते हैं या टेंथ हाउस को फादर लेते हैं। तो बीपीएचएस के अंदर जो 10वें घर का जो चैप्टर है, मेरे ख्याल से चैप्टर 21 है। तो चैप्टर 21 के अंदर श्लोक नंबर सेकेंड या थर्ड में से एक श्लोक आता है कि, और बहुत क्लियरली लिखा गया, इसलिए बोलता हूँ कि बीपीएचएस क्लासिकल रेफरेंस से पढ़ना चाहिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ लीजिए अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, क्योंकि ना आपके पास अगर रेफरेंस बुक नहीं है, बीपीएचएस होना चाहिए, सर्वार्थ चिंतामणि होना चाहिए, होरा रत्नम होना चाहिए, ये सारे के सारे वो बुक्स हैं। जब भी आपको कंफ्यूजन होगा ना, आप वापस जाइए, पढ़िए, आपको उसका आंसर मिलेगा। और बीपीएचएस एक ऐसी चीज़ है, या कोई भी क्लासिकल रेफरेंसेस होते हैं ना, वो बेसिकली एक एक श्लोक लिखा जाता है, उस श्लोक का डेरिवेटिव आपको बहुत दिनों बाद समझ में आएगा। वो डेरिवेशन आपने करना है, बुक में नहीं मिलेगा। वो डेरिवेशन आपको इसीलिए कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं बेसिकली, और कोई रीज़न नहीं होता कि ज्योतिष के अंदर कोर्स पढ़ाने का। डेरिवेशन लिखना है आपको ना, चेतना देना है आपको, बेसिकली यही तो सिखाया जाता है कोर्स के अंदर कि देखो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से देखना है, जब आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। यही एक कॉम्बिनेशन है। जैसे अभी भी मैं फेसबुक पे किसी का एक पोस्ट पढ़ के आया, और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन था कि उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति की शादी 2 बार टूट चुकी है शादी होने से पहले। अब देखिए, क्लासिकल डिक्टम ये कहता है कि अगर लगन का स्वामी, अगर लगन का स्वामी, नवांश के लगन का स्वामी केतु के साथ हो और त्रिक भावों में हो, 6, 8, 12 में हो, मैलेफिक एस्पेक्ट हो, कोई इसको बचा नहीं रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी होने से पहले 2 बार टूटती है और तीसरी बारी में आके शादी होती है। तो देखिए, 2 बार एग्जैक्टली टूट चुकी है वो शादी, तीसरी बार में आके शादी होगी। क्लासिकल डिक्टिम्स काम करते हैं, लेकिन ना उनका वेरिएशन आपको चार्ट में आना, देखना आना चाहिए। तो नाइन्थ हाउस क्या कहता है और टेंथ हाउस क्या कहता है। नाइन्थ हाउस को फादर लेना है, टेंथ हाउस को फादर लेना है। तो नाइन्थ हाउस से आप फादर एज एन इंडिविजुअल देखते हैं कि फादर कौन है, तो क्या फादर की पर्सनालिटी कैसी, फादर एज एन इंडिविजुअल कौन है। फादर का स्टेटस 10वां घर है। देखिए, दोनों में फर्क है कि फादर एज एन इंडिविजुअल हम लोग हमेशा नाइन्थ से देखेंगे, फादर का स्टेटस जो है वो 10वें घर से देखेंगे। तो आपके पैदा होने के बाद फादर का स्टेटस कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये आपका 10वां घर है। उसके बाद आप किस प्रकार का काम करेंगे। तो इसके अंदर एक ना पर्टिकुलर श्लोक है, जैसे मैं बोला कि कुछ लोग 16 संस्कार करते हैं। तो इसके बाद ना 10वें घर का ना एक और जो श्लोक नंबर 2 है, वो पेरेंटल हैप्पीनेस है कि अगर आपका 10वां घर बहुत अच्छा स्ट्रांग है, उसके अंदर उच्च के ग्रह बैठे हैं, 10वें घर का मालिक अच्छी जगह पे बैठा है, तो आपको पेरेंटल हैप्पीनेस मिलेगी। तो जो लोगों को परिवार से बहुत कुछ मिलना होता है, परिवार का लीनेज कैरी करना होता है, उनको 10वां घर बहुत स्ट्रांग मिलता है। ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली गुण धर्म दोष और मोर ओवर परिवार में पितरों के जो कर्म है, ऐसे बच्चे पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं, जो कि परिवार के उन्नति के लिए काम करता है। पर यही मान लीजिए यहाँ पे नीच का ग्रह हो, 10वें घर का मालिक अष्टम में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति परिवार की हानि के लिए काम करता है। तो 10वें घर के मालिक का बली होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो 10वें घर ऐसे व्यक्ति को ना, जो भी वो काम करेगा, आप कुछ लोग होते हैं ना, वो जो भी काम करते हैं उसमें ऑब्स्टैकल है 10वें घर में या 7वें घर में, क्योंकि 10वें घर से 10वां उसका वाइब्रेशन जो है वो 7वें घर में है। हम लोगों ने पढ़ा था ना फिजिक्स के अंदर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं और हार्मोनिक्स होते हैं कि एक अगर कोई चीज 8 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी करी है तो वो 8 के मल्टीपल में भी फ्रीक्वेंसी करेगी। बेसिकली इसी को हार्मोनिक्स कहा जाता है कि एक छोटी वेव है, उसके ऊपर एक बड़ी वेव है। तो 10th हाउस और 10th का 10th 7th हाउस, इन दोनों के अंदर भी आपको वाइब्रेशन दिखाई देगा। 7वें घर में भी अगर कोई मैलेफिक प्लांट आ जाए, 7वां घर अगर खराब हो जाए, तो भी व्यक्ति को अपने काम काज में परेशानी आती है। इसके साथ साथ ना देखिए,
10वां घर ना आपकी अथॉरिटी है, आपका डोमेन अथॉरिटी है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि इनका डोमेन अथॉरिटी कैसा है, उनको आप कितनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जो एवरेज लाइफ से संतुष्ट हो जाते हैं। आप जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, लाइक लेट्स सपोज आप बुक लिख रहे हैं, आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप ज्योतिष सिर्फ राशि की एक किताब पढ़ के भी कर सकते हो, लोग करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप राशि भी ढंग से समझ लो तो। कुछ लोग पूरा फुल फ्लेज 5-10 साल लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अभी थोड़ा आया है, क्योंकि आप जितना पढ़ते जाते हैं उतना आपकी चेतना विकसित होती है और आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जब कभी भी 10वें घर के अंदर मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं और बहुत बली होते हैं, ऐसे लोगों को ना सब स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं अपना काम ना बस काम चलाऊ तरीके से कर लूँ, या फिर मैं ये काम कर लूँ और इस जॉब पे आराम से टिका रहूँ। लाइक जिनके 10th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हो, पावरफुल प्लैनेट्स हो, या 10th लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हो, उनको बोलो कि आप ना बस ऑफिस जाना है और वापस आ जाना है, ताकत नहीं मिलेगी, किसी को कोई ऑर्डर देने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति ना परेशान होता है, वो बोल देगा जॉब छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, पोर्टफोलियो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए मेरे को ना, क्योंकि ना अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी है, और कोई व्यक्ति उसको चैलेंज करेगा तो ऐसा व्यक्ति ना लोगों के ऊपर पैर रख के ही जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको डोमेन अथॉरिटी चाहिए। तो या तो 10वें घर में बैठे हुए ग्रहों की दशा चलती हो, तब ऐसा व्यक्ति को एक इतना गुरूर अभिमान होता है, या फिर 10वें घर से कोई बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट करता हो, जैसे कि इस वक्त में भारत की वृष लगनी कुंडली है, 10वें घर से शनि का गोचर है। तो भारत जो है ना अपने डोमेन एस्टैब्लिश कर रहा है। तो भारत जो है ना अपना डोमेन एस्टैब्लिश कर रहा है। भारत में बाकी लोगों को बता रहा है, देखो ये हमारी अथॉरिटी है, हमसे हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है। और एग्जैक्टली जब सैटर्न पाइसेस में जाएगा ना, जो कि लार्जर ग्रुप्स का हिस्सा है, भारत जो है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा। ऐसा आज से 30 साल पहले भी हुआ है। इंडिया जब सैटर्न पाइसेस में था लास्ट टाइम, इंडिया WTO का मेंबर बना था। तो आप देखिए, जब भी 11th हाउस को प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा, आपको ना ग्रुप्स मिलेंगे। एक और श्लोक मेरे को BPHS का याद आता है कि अगर 10th लॉर्ड 11th हाउस से कनेक्शन बना ले, या 11th लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्शन बना ले, तो ऐसा व्यक्ति के ग्रुप्स बहुत बड़े होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ग्रुप के अंदर लीडर होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों को रास्ता दिखाता है। 10th का कनेक्शन 11th हाउस से होना चाहिए। यही 10th और 11th का कनेक्शन अगर 6-8-12 में हो जाए, ऐसा व्यक्ति दूसरों से जलन करता है, जेलसी फील करता है। तो इसके अंदर जेलसी नहीं, जेलसी अगर किसी के अंदर आनी है, ईर्ष्या जो आनी है, जो कि आपके फेम को घटा देगी, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं देखिएगा वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, उनका एक लिमिट है। आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि ईर्ष्या का सबसे पहला जो पथ है ना, वो दूसरे की बुराई से चालू होता है। क्योंकि आप बुराई किसी की तभी कर सकते हो जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा टूट गया, क्योंकि आपको यकीन हो चुका है कि अब मैं ऊपर नहीं जा सकता। तो आप क्या करते हो, दूसरे को नीचे लाने की कोशिश करते हो। तो 10वां घर जो है का मालिक अगर 11वें घर से लिंक हो और वो 6-8-12 में से लिप्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार होता है। ये रोग बताया गया एक तरीके का 10वें घर से, कि आपको अपने ही आसपास के लोगों से ईर्ष्या होने लग जाए। अपने ही ग्रुप के अंदर आपको ये लगने लग जाए कि अब ये व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है। इसके बाद जो एक श्लोक आता है वो बोलता है कि अगर 10वें घर का मालिक नीच हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने हर काम में बहुत परेशानियां पड़ती हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा। पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है जो कि ये बोलते हैं कि अगर राहु 10वें घर में सिचुएटेड हो और इसका जो इसके साथ कोई उच्च का ग्रह हो, या इसका डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड हो जाए, या इसको उच्च का ग्रह देखता हो, ऐसा व्यक्ति लगभग हर प्रकार के काम इस दुनिया में करके देख लेता है। उसको बोला गया कि ऐसे व्यक्ति ना ज्योतिष सोमा, जो वर्ड यूज किया गया है वो है कि 16 प्रकार के सोम की क्रियाएं होती हैं, उन सबको करके देखता है, और ऐसा व्यक्ति लगभग हर काम में पारंगत हो जाता है। तो आप देखिएगा जिन लोग, तो ये राहु के लिए बोला गया है कि जिनको, जो लोग बोलते हैं ना कि राहु 10th हाउस में कैसा काम करता है, ये क्लासिकल डिक्टिव है।
कि 16 के 16 संस्कार ऐसे व्यक्ति के पूरे हो जाते हैं, लगभग हर काम करके देखना पड़ता है और बहुत एक्सीलेंट तरीके से करते हैं। इसके बाद एक श्लोक, अगर 10वें घर का मालिक 8वें घर से लिंक हो जाए तो ऐसे व्यक्ति दुनियावी काम के लिए नहीं बनते, और ऐसे लोगों को दुनिया उनके जमाने में पागल कहती है या बेवकूफ कहती है, या ये बोलती है कि ये थोड़े से हटके व्यक्ति है, क्योंकि 8वां घर एक आइसोलेशन का घर है, 8वां घर अपने आप को मिटाने का घर है। तो कोई व्यक्ति अपने आप को मिटाने पे आप कोई ऐसा कर्म कर रहा हो जिसके अंदर दुनिया देख के ये बोले कि ये नॉर्मल नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये 10वें घर का मालिक जब कभी 8वें घर में चला जाए, इस प्रकार के लोग ऐसा कर्म करते हैं कि जो समाज के अंदर फिट नहीं बैठते हैं। इसी प्रकार अगर कोई अपोजिट प्लैनेट्स जैसे कि सैटर्न और सन, राहु और मार्स, जो कि एक दूसरे से विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, एक साथ 11वें घर में बैठ जाए या 10वें घर में बैठ जाए या 10वें घर के मालिक के साथ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति लगभग अपने सारे कामों में फेल होता है। तो इस श्लोक का जो एक एक्सटेंशन दिया गया है वो दिया गया है कि अगर चारों ग्रह, मतलब उन्होंने एक ही बार में बता दिया कि अगर चारों ग्रह सन, सैटर्न, मार्स, राहु एक साथ 11वें घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति लगभग अपने सारे कामों में निराशा ही पाता है, क्योंकि ये पोषण पोल इफेक्ट हुआ। देखिए कभी भी ना किसी घर के अंदर अगर नीच भंग बन रहा हो, जैसे सन सैटर्न साथ आ गए हो, तो सन सैटर्न के साथ आने पर किसी एक को तो हारना पड़ेगा, और सन सैटर्न साथ हो, साथ में मार्स राहु भी हो, तो क्या है कि द्वंद्व चल रहा है आपस में, दोनों इक्वली पावरफुल हो गए, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो पाता। ना महाराज पराशर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक बोला है, और वो श्लोक ना क्या है कि अगर जुपिटर पाइसेस में हो और साथ में वीनस हो, तो पहली कंडीशन उन्होंने बोली कि जुपिटर और वीनस साथ में, और वीनस एक्सॉल्टेड हो गया, जुपिटर ओन हाउस हो गया। उसके बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन ये बोली कि मून भी एक्सॉल्टेड हो। अब देखिए क्या हो रहा है कि वीनस जो है ना डबल एक्सॉल्टेड हो रहा है, क्योंकि एक तो वो एक्सॉल्टेड मून का डिस्पोजिटर बन गया है और साथ में जुपिटर बैठा है, वो जिस घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का करियर तो ऑटोमेटिकली डबल सर्किट के साथ ऊपर है ना। मतलब आप देखो ना, कई लोगों को, जिन लोगों का चार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ना, उनके चार्ट में ऐसे ही सर्किट्स बनते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मून भी एक्सॉल्टेड नहीं होता, सैटर्न भी एक्सॉल्टेड मिलता, क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड मिल जाता और उसका डिस्पोजिटर शुक्र भी एक्सॉल्टेड मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो किसी लाइफ में कहीं पर रुकना ही नहीं है, क्योंकि अगर या तो शनि की दशा मिल जाए, या बृहस्पति की मिल जाए, या शुक्र की मिल जाए, तीनों में से कोई भी दशा मिलेगी इस व्यक्ति को, तो वो सर्किट एंजॉय करना है। तो कोई भी जो ग्रह है ना, वो कभी भी अकेला काम नहीं करता, उसके पीछे का सर्किट काम करता है। पर लेट सपोज यहीं पर ना 7वें घर में सूर्य होता और लिब्रा का सन होता, और उसके जस्ट नेक्स्ट अपोजिट स्कॉर्पियो के अंदर वीनस और जुपिटर आ जाते, वीनस और मार्स हो जाते, तो अभी वीनस को डेबिलिटेड सन का जो बोझ है, जो कि स्थान बल खो चुका है, जो कि कंप्लीटली डेबिलेशन में चला गया है, तो उसको तो बहुत सारा ऐसा बोझ कैरी करना पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति को ना शादी होती है, उसका डाउनफॉल आता, उसको लगता है उसकी जो वाइफ है ना, उसका जो पार्टनरशिप्स है, रिलेशनशिप्स है, और उसके जो फादर है वही उसको ना पकड़ के रखते, वही उसको आगे नहीं आने देते। और दूसरी बात है ना, सूर्य डेबिलिटेड है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो विल पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो जब कभी भी हम 10th हाउस देखते हैं ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस के अंदर देखना है कि कहीं उसका डिस्पोजिटर तो 6-8-12 में नहीं जा रहा, या 10वें घर में बैठे हुआ ग्रह कहीं उच्च का डिस्पोजिटर तो लेके नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे ही आप ये देखते हैं कि किसी भी ग्रह को एग्जॉल्टेड होने के बाद डबल एग्जॉल्शन मिल रहा है, लाइक प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, उसका डिस्पोजिटर भी एग्जॉल्टेड हो रहा है, या वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट का डिस्पोजिटर बन के बैठ रहा है, तो ये एग्जॉल्टेड सर्किट्स बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ना लगातार प्रोग्रेस पे होते हैं। इसके अपोजिशन में अगर इसी के विपरीत अगर मैं बोलूँ, अगर यह डेबिलेशन सर्किट बन जाए या ऐसा सर्किट बन जाए, लेट्स सपोज एक ना डिक्टम मैंने उस दिन बताया, फेसबुक पे लिखा था कि वीनस अगर लियो में हो, जो कि अच्छा नहीं होता क्योंकि वीनस फायरी तत्व में चला जाता है, तो शुक्र अगर फायरी तत्व में ना, तो ऐसे व्यक्ति को का पैसा जो है ना बहुत वेस्ट होता है, ये शुक्र लगातार जल रहा है और 159 के अंदर। लेकिन ना ये राजयोग बन जाता है अगर उसको शनि देख ले। रीजन क्या है शनि के देखने का? शनि तो ठंडा ग्रह है,
और भले ही वो गर्म जगह बैठा, पर शनि जो अपनी वाइब्रेशंस जो है ना, वो शुक्र तक पहुंचा पाता है। एक और श्लोक है कि 7th हाउस में वीनस हो और सैटर्न कहीं से देख ले तो भी राजयोगी। तो कोई भी अगर आप कंसिडर करें किसी भी ऐसे प्लैनेट को जो कि 10th हाउस से या फिर स्टेटस से रिलेटेड है, 10वां घर ना आपके अथॉरिटी दिखाता है कि आपको कितनी ताकत मिलेगी, आप कितनी बड़ी गद्दी पे आके बैठोगे, यही 10वां घर है। अच्छा, आपको फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। लोग पूछते हैं कि मेरे को फेम कितना मिलेगा, मेरे को फेम कितना ज्यादा मिल सकता है। तो 9th हाउस और 5th हाउस और लगन लॉर्ड, ये 3 चीजें हैं 159। इनका कॉम्बिनेशन जब 10वें घर के मालिक से 10वें घर से हो जाए तो आप समझ लीजिए आपको फेम मिलना तय है उस दशा के अंदर। और जितने भी आप चार्ट्स देखेंगे, उन लोगों के जिनको फेम मिला है, वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है पर एक बेसिक कॉम्बिनेशन ये है कि 159 का कनेक्शन 10 या 11 से, और 10 का कनेक्शन 4th से, मून से, मतलब मून 10th हाउस में आ जाए बहुत अच्छा। मून का कनेक्शन, क्योंकि मून पब्लिक के थ्रू, आप देखिए 10th हाउस अथॉरिटी है। हो सकता है कि आपके पास अथॉरिटी और फेम नहीं हो, कई लोग मिनिस्टर्स बन जाते हैं, फेम नहीं मिलता उसके बावजूद। कई लोग कुछ नहीं होते, उसके बावजूद ज्यादा फेम होता है, ज्यादा लोग पूछते हैं, क्योंकि 10th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से, 5th हाउस से, 9th हाउस से, लगन लॉर्ड से होना चाहिए, और उसी दशा के अंदर व्यक्ति को फेम आता है। तो जितने भी आप देखेंगे ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आज की डेट में, उनका जब भी अच्छा टाइम आता है तो देखिएगा कि उनका 5th का कनेक्शन 10th से, 9th से, 1st से हो रहा होता है, तभी जाके फेम मिलता है। और इसके ऊपर पर्टिकुलर केस स्टडीज है जो कि हमने देखा है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे है कि फेम आता है। तो ये था आज का लेक्चर जो कि था 10th हाउस पे, रीड बीपीएचएस। और जिन लोगों को नक्षत्र में इंटरेस्ट है उनके लिए नक्षत्र पार्ट 3 फाइनली रिलीज हो गई है। तो ये बुक लास्ट 9 नक्षत्र हैं। अगर आप नक्षत्र को समझना चाहते हैं, लाइक 10वें घर में 3 नक्षत्र हैं, तीनों के अंदर पावर की बात हो रही है। उत्तराषाढ़ा जिसके अंदर विश्वदेव है जो कि 10 दिशाओं से आपको ताकत देते हैं। उसके बाद नक्षत्र आता है श्रावण, श्रावण जो कि ऐसा नक्षत्र जिसके अंदर राजा बलि हवन करें, किसके लिए? ताकत के लिए, कि और ताकत चाहिए। 3 राज्यों का, 3 लोगों का साम्राज्य है, उसके बावजूद और ताकत चाहिए, एक्सट्रीम ताकत। उसके तो वो मिल भी जाता तो उसको कहते हैं दान कर दूंगा, जो कि श्रावण नक्षत्र है। श्रावण नक्षत्र की जिंदगी की कहानी है ये कि सब कुछ होने के बाद सब कुछ मिलता है मटेरियलिस्टिकली, उसमें शांति नहीं मिलती, उसको बोलता है अब दान करूंगा, ठीक है। और फिर आखिरी है धनिष्ठा, कि सब कुछ मिलेगा उसके बाद मेरे को अब अमर होना है। कुछ ऐसा बताओ जिससे ना लोग मरने के बाद भी याद रखें, और करते हैं, धनिष्ठा का क्वालिटी है। तो अगर आपको नक्षत्र को इस तरीके से समझना है, उनके लिए 3 भाग हैं नक्षत्र पार्ट 1, 2 और 3। कहानी है भगवान शिव की द्वारा कही हुई, उसका ट्रांसलेशन है, उसका डीपर मीनिंग है। इन आप 5 नक्षत्र 1, 2, 3 के हैं, ये बिगनर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको 1 साल हो गया है ज्योतिष में एटलीस्ट, तो आप आत्मकारक का पढ़िए, क्योंकि आत्मकारक का बेसिकली सोल डिजायर है। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर है, तो बोलूंगा सोल ब्लॉग्स पढ़िए। सोल ब्लॉग्स करके एक बुक है, उसके अंदर मेरे जितने भी ब्लॉग्स आज तक मैंने, पहले एक विक्स की वेबसाइट हुआ करती थी बहुत बेसिक सी, उसके ऊपर लिखे थे, फिर लूनर एस्ट्रो की वेबसाइट पे लिखे, तो वो प्रिंटेड फॉर्मेट में है सोल ब्लॉग्स। तो आपको विचार देने के लिए कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कहाँ पे और देख सकते हैं, केस स्टडीज हैं उसके अंदर। तो ये था, क्योंकि मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट किया था ट्विटर पे कि आप अपनी बुक्स करें, बताइए कि कौन सी बुक कौन पढ़ सकता है। तो ये नक्षत्र बिगनर्स कर सकते हैं, सोल ब्लॉग्स बिगनर्स कर सकते हैं। आत्मकार का थोड़ी एडवांस है, आत्मकार का एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो ज्योतिष में, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आए, आपको एस्पेक्ट समझ में आते हो, तभी आत्मकार का पढ़िएगा। और वो बुक ना अपने आप को जानने की जर्नी है कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आपका अगर आत्मकारक का सैटर्न है, और उसके अंदर बहुत सारे मैंने स्टार्टिंग इस तरीके से करी है उस बुक के अंदर कि जितने भी डाउट्स है ना, लाइक एक डाउट है बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल डाउट, मैंने देखा कि आत्मकारक के अंदर डिग्रीज नहीं लेने, मिनट्स लेने हैं, या फिर आत्मकारक का कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे डाउट्स ना मैंने एग्जाम्पल्स के साथ कोट करके
सॉल्व करें, ताकि ना जो भी स्टूडेंट नए नए स्टार्ट कर रहे हो ज्योतिष के अंदर, उनको कभी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर आपको लगता है ना कि मिनट्स लेने चाहिए, मैं तो एग्जांपल्स दिए हैं, मैं तो उसके अंदर मंडेन एग्जांपल्स लेके दिए हैं, और इस पर्सनल चार्ट्स के भी एग्जांपल्स थ्रू आउट द बुक में है। आपको लगता है ना कि आपका सिस्टम ज़्यादा काम करता है, बोलता हूँ ठीक है, मेरे को तो सीखने से मतलब है। आप एक काम करो, आप 25 एग्जाम्पल्स लो, बैठ के डिबेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप सीख जाते हैं, क्योंकि ना जब तक कंपटीशन नहीं होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके साथ कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना साथ में बैठ के, जो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका लेवल डाउन आ जाएगा। और अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे ना, तो इवेंचुअली क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी का स्तर गिरेगा। बात जीत या हार की नहीं, बात यह है कि सीखने को मिलेगा। बात यह है कि 25 के 50 एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि कौन सा सिस्टम ज्यादा काम करता है। और हर एग्जाम्पल में तो हर एग्जाम्पल, हर चार्ट आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहा होता है। तो आत्मकारका के बुक के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने एक पर्टिकुलर डिक्टेम लिया बीपीएचएस से, और उसको अप्लाई करके डीपर सेंस में कि आत्मकारका अगर दर कारक की राशि में, लाइक आपको कैसे पता कि चर कारक यूज करने हैं, चर कारक का इस्तेमाल कैसे होता है, आरुद्र लग्न कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। तो उसको लेकर वो बुक है, वो एक बेसिक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग है चर कारकस को यूज करने के लिए, कि आत्मकारक का रेट्रोग्रेड हो तो क्या होगा, कंबस्टेड हो तो क्या होगा, स्पेशल पोजीशन में हो, एक्सॉल्टेड हो, डेबिलेटेड हो, तब कैसे होता है। उसके तो एग्जाम्पल चार्ट्स और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेड का बुक है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो ये बुक पढ़ने से होता क्या है कि आपको विचार आता है, और आप जब अपने चार्ट्स में देखते हो या बाकी लोगों के चार्ट्स में देखते हो, बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ब्रिलियंटली काम करते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग इज ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है ना कि कैसे काम कर रहा है, तब वो आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।